गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू 25 और 26 मई का कंबाइंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट न्यूज़ क्या है, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल ये बैठक कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। अध्यक्षता कौन करेगा या अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की नीति आयोग के अध्यक्ष ने, जो कि होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। और मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हमारे लिए यहाँ आवश्यक हो जाता है कि हमें नीति आयोग के बारे में पता हो। एक छोटी सी जानकारी, बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। नीति आयोग क्या है? पहले तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गठन कब हुआ? सेटअप किया गया 2015 में। किसकी जगह पर? तो योजना आयोग की जगह पर इसको बनाया गया और योजना आयोग को हटा दिया गया। योजना आयोग को हटाकर बनाया गया नीति आयोग। ये जो स्थापित हुआ था योजना आयोग 1950 में बना था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष भी पीएम होता था। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो पहले पीएम थे। पहले पीएम कौन थे? नेहरू जी। तो ये हो गया नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की संरचना कैसी है? संरचना में आप देखेंगे नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। एक होता है उपाध्यक्ष, और इस समय उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। और इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। इसके बाद होता है इसमें गवर्निंग काउंसिल। तो ये अभी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। तो गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल है? तो इसमें दो लोग शामिल होते हैं, सभी चीफ मिनिस्टर, सभी राज्यों के सीएम, और जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी संघ शासित क्षेत्र, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूटी के एलजी शामिल होते हैं। और जहाँ पर यूटी के सीएम हैं वहाँ पर यूटी के सीएम रहेंगे। जहाँ सीएम नहीं है वहाँ पर एलजी रहेगा। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हो। जैसे यूटी के सीएम, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में सीएम हैं, दिल्ली में सीएम हैं, पुडुचेरी में सीएम हैं, तो ये तो सीएम रहेंगे। रेस्ट बचे वहाँ पर एलजी रहेंगे। जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, आपका लद्दाख है, तो यहाँ के एलजी हैं इसके मेंबर।
इसी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता पीएम ने की। और एक दो बातें इसके बारे में हमें जाननी चाहिए। नीति आयोग का जो गठन हुआ है कैसे किया गया है? इसका जो गठन किया गया है वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से किया गया है, कार्यपालिका के एक आदेश द्वारा। ठीक, कार्यपालिका का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नहीं, हर जगह होता है, जो आपके प्रधानमंत्री हैं प्लस उनके मंत्री, ये मिलकर बनाते हैं कार्यपालिका। तो इसी के द्वारा एक आदेश के माध्यम से किया गया है। सामान्य रूप से क्या होता है कि कोई कानून होता है जिसमें इसका प्रावधान होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो कार्यपालिका के आदेश से किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? यह सांविधिक निकाय नहीं है। सांविधिक निकाय नहीं। सांविधिक का मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? ऐसा निकाय, ऐसी संस्था जिसका गठन किसी कानून के तहत किया गया हो, प्लस कार्यपालिका के आदेश से किया गया है, तो इसका उल्लेख संविधान में भी नहीं होगा, अतः यह गैर संवैधानिक निकाय है। ऐसा कोई भी जो संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में ना हो, वो गैर संवैधानिक होता है। असंवैधानिक नहीं होता है, गैर संवैधानिक। इसका मतलब होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, या संविधानेतर लिखा आता है कभी कभी हिंदी में, संविधान से अलग या संविधान से इतर। तो ये शब्द याद रखेंगे, आपको इसी में कन्फ्यूजन कह देते हैं। असंवैधानिक नहीं है, ठीक है। असंवैधानिक मतलब होता है जो संविधान के खिलाफ हो। तो देश में कोई भी चीज़ संविधान के खिलाफ नहीं है, जो भी है वो संविधान के दायरे में है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में बेसिक जानकारी जो हमें चाहिए थी जाननी। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? अभी मानसून आ गया है केरल में। मानसून आगमन हुआ केरल में। तो केरल में मानसून सामान्य रूप से कब आता है? जून में। अभी कब आ गया है? मई में ही आ गया है। मई 25 मई को ही आ गया है। तो ये अर्ली आ गया है, जल्दी। मानसून भारत के लिए क्यों आवश्यक है? अच्छा, ये मानसून आया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये कौन सा मानसून होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। अच्छा, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून ही क्यों कहते हैं? देखते हैं इसको। ये है हमारा भारत। ठीक, हवाएं जो चलती हैं यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम मानसून है मतलब हवाएं चलेंगी, और हवाएं जो चलती हैं वो यहाँ से आती हैं ऐसे, कुछ इधर चली जाएंगे टकरा के, फिर ऐसे करते हुए ऐसे हो जाएंगी, कुछ यहाँ से हो गई तो ऐसे जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ये आपका श्रीलंका भी यहाँ पर होगा कहीं, तो दो भागों में बट गए। इसकी वजह से मानसून की जो हवाएं हैं दो भागों में बट गई। तो अब देखिए इसकी दिशा क्या है। अगर हम इसको ऐसे काट दिए जाए यहाँ से, तो ये हवाएं की दिशा क्या है? दक्षिण में है कि नहीं? भारत के हैं, तो दक्षिण में तो ये भी है, दक्षिण में ये भी है, और ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो भारत के दक्षिण पश्चिम से आती हैं हवाएं, इसलिए क्या कहलाती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें कहलाती हैं।
ठीक है। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि भारत के दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। उनका जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम है। दिशा क्या है इनकी? दक्षिण पश्चिम, इसलिए इनको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इससे भारत में वर्षा होती है। जून से शुरू होती है वर्षा और अक्टूबर तक होती है। सबसे अधिक वर्षा इसी से होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा इसी मानसून से होती है। एक और मानसून होता है जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, उससे कम वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सबसे पहले ये कहाँ पहुँचता है? अभी आज चर्चा में ही है, तो सबसे पहले पहुँचता है केरल में। हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं। वैसे अगर पहुँचता है सबसे पहले भारत में तो अंडमान में पहुँचता है। अब यहाँ पर हमें इसके बारे में जानना इसलिए आवश्यक है, अभी जो मानसून का प्रेडिक्शन हुआ, कितना अनुमान लगाया गया था? 105% ऑफ LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज हमारा कितना है? 87 सेंटीमीटर। और लॉन्ग पीरियड एवरेज हमने निकाला है 1971 से 2020 के बीच का, जो 50 साल हैं, इसके बीच जितनी वर्षा हुई है उसका औसत है 87 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका 105% का अनुमान लगाया गया है। और ये अनुमान था सामान्य से ज़्यादा वर्षा का, मोर देन नॉर्मल, सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की उम्मीद है इस वर्ष। अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में। आगे क्या, हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए जो मानसून से जुड़ी हुई हैं। जैसे मानसून जब आता है तो मानसून का मतलब होता है वर्षा। वर्षा का मतलब होता है जल। अब ये जल हर जगह उपलब्ध होगा भारत में जब वर्षा होगी। तो इस समय होती है कौन सी खेती? खरीफ फसलों की। तो क्वेश्चन आपसे खरीफ फसलों पर भी पूछा जाता है। तो खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। मुख्य फसल कौन सी है खरीफ की? धान। तो वर्षा हुई तो धान लगाए जाएंगे, तो धान का उत्पादन होगा, प्लस अन्य फसलें भी जो भी हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो ये फसलें क्या होगी? भारत में नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि भारत में अधिकांश फसलें क्या है? कृषि क्या है? वर्षा आधारित है। क्योंकि हर जगह तक नहरें नहीं पहुंच पाई हैं, तो उत्पादन होगा, तो इससे क्या होगा? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और जब धान का ही नहीं अन्य फसलों का उत्पादन होगा, तो जब उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो मुद्रास्फीति क्या होती है? कम हो जाती है। और मुद्रास्फीति कम हो जाएगी तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये यहाँ का हो गया जो आपका। और जब ये जो खरीफ फसलें हैं इनकी खेती होगी तो क्या होगा? जो किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी। और किसानों की जब आय बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मांग बढ़ेगी। अब मांग बढ़ेगी तो GDP बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन किया जाएगा, है ना। तो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान नहीं तो अगर फसलों का उत्पादन नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी, तो किसान क्या होगा? गरीब होते जाएंगे और वो लोन के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। ये तो हो गया कृषि का एस्पेक्ट। ठीक। दूसरा, वर्षा होती है तो क्या होता है? जल आता है। फ्री में जल नेचर द्वारा दिया जाता है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो हमारी ज़मीन के नीचे होता है, तो वो रिचार्ज हो जाता है, पुनः पुनः चार्ज हो जाएगा। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, पैसा ख़त्म हो गया, रिचार्ज कर लिया, तो ग्राउंड वाटर में जल ख़त्म हो जाता है। जैसे वाटर टेबल नीचे चला गया, वाटर लेवल, तो ये रिचार्ज हो जाएगा। और जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा तो हम इसको अगले साल गर्मी में यूज़ कर पाएंगे, और ग्रीष्म काल में यूज़ करेंगे, ठंडी में यूज़ करेंगे, सिंचाई करने में, पीने में। ये फ़ायदा। प्लस जब वर्षा होती है तो क्या होता है? नदियों में जल बढ़ जाता है। जब नदियों में जल बढ़ जाएगा तो इसके दो चीज़ें हैं।
राज्यों के बीच विवाद नहीं होता है, जैसे अभी चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बीच। राज्यों के बीच विवाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। विवाद किस बात का था, जल का था। जल अब आ ही गया है तो विवाद नहीं होगा। केरला में जैसे विवाद है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वाले में अगर देखो, इंडस वाटर वाला जो डिस्प्यूट है, ठीक है, तो ये फ़ायदा इधर हो जाएगा। दूसरा, नदियों में जल जब बढ़ जाएगा तो हमने वहाँ लगा रखे हैं क्या, वाटर पावर प्लांट, जल विद्युत संयंत्र। और जल विद्युत संयंत्र में पानी जब आएगा तो क्या होगा, विद्युत बनेगी। और विद्युत बनेगी तो सबको मिलेगी और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जो भी है कंजप्शन होगा, क्योंकि बहुत काम आती है विद्युत। तो ये मानसून के एस्पेक्ट रहे जो आपको जनरली पता रहे। अब मानसून का नुकसान क्या होता है, फ़ायदे तो ये हो गए। नुकसान क्या होता है, मानसून जब आता है तो वर्षा होती है। वर्षा होती है तो बहुत तेज़ होती है। जब बहुत तेज़ वर्षा होती है तो क्या होता है, फ्लड आ जाता है। शहरों में क्या आ जाता है, फ्लैश फ्लड, बाढ़ आ जाती है। अब जब बाढ़ आती है, एक तो शहरों में फ्लैश फ्लड, और तटवर्ती क्षेत्रों में तो खूब बाढ़ आती है, वो होती है चक्रवात की वजह से। और इन दोनों ही चीज़ों से जान माल की हानि होती है। जान मतलब जो जानवर हैं, और हम जो मनुष्य हैं, और माल का मतलब जो सामान है। तो ये हो गया इससे नुकसान मानसून से, जो दोनों एस्पेक्ट आपको पता रहेंगे इससे। नेक्स्ट है अजीम मुनीर का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इनको उपाधि दी गई है मार्शल की। खुद को ही उपाधि दे दी है एक प्रकार से पाकिस्तान ने कि हम जीत गए हैं, उसी का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं मार्शल की उपाधि दे करके। ठीक है, अभी जो सिंदूर चलाया गया था ऑपरेशन भारत के द्वारा, उस संदर्भ में है। लेइंग ऑफ, ये क्या होता है, कंपनी के द्वारा जो छटनी की जाती है एम्प्लॉयज़ की, उसी को बोलते हैं लेइंग ऑफ, छटनी कर्मचारियों की। जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनके द्वारा जो छटनी की जाती है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं लेइंग ऑफ। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आरबीआई का सरप्लस। आरबीआई द्वारा अधिशेष का स्थानांतरण किया गया है, किसको, सरकार को। तो आरबीआई के पास अधिशेष कहाँ से आता है और कौन करता है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी सरकार को आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया है लगभग 2.69 लाख करोड़। इतना रुपया आरबीआई ने सरकार को दिया है। और बजट में सरकार का जो अनुमान था वो सिर्फ जो भी था 2.5 समथिंग, तो बजट के अनुमान से ज़्यादा है। ये बजट के अनुमान से भी ज़्यादा दिया है आरबीआई ने। जो पैसा दिया है वो 2.69 लाख करोड़। अमाउंट आपको नहीं याद रखना है, वंस मोर। और ये निर्णय किसने लिया है, ये अभी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, आरबीआई के बोर्ड की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया। और इसके चेयरमैन कौन करेगा अध्यक्षता, आरबीआई गवर्नर। तो हुआ क्या, पहले तो हमें ये पता चले कि आरबीआई के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। तो आरबीआई के राजस्व का स्रोत, ये क्वेश्चन अभी आईएएस में आया हुआ था, सेम क्वेश्चन है जो अभी हुआ है लेटेस्ट में संडे को,
उसमें ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया कि आरबीआई के राजस्व का स्रोत क्या है, जो कि अभी एडिटोरियल में आया हुआ है इसमें द हिंदू में। तो क्या है, पहला सोर्स है उसका साइन्योरेज, SEIGNIORAGE, सीनियर रेज। ये क्या होता है, ये बहुत आसान है। जैसे आरबीआई नोट छापता है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के द्वारा नोट की छपाई, नोट मतलब नोट्स की छपाई, प्रिंटिंग और वितरण से प्राप्त होता है इसको। कैसे, ये आप जानेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आरबीआई क्या करता है, मान लीजिए उसने 1,000 का नोट छापा, 1,000 रुपये का एक नोट छापा उसने। इस पर खर्च कितना हुआ नोट की छपाई में, मान लीजिए 1,000 का नोट छापा उसने, कुल मिला के 10 रुपये खर्च हुए उस नोट पर, ठीक। लेकिन जब आरबीआई ये 1,000 रुपये का नोट वितरित करेगा, किसी को देगा, लोन लिया किसी ने, कौन लोन लेगा, बैंक या सरकार, सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, जो भी लेगा उसको 1,000 रुपये देगा, 1,000 का नोट देगा, ठीक। उस पर उसको ब्याज मिलेगा। तो खर्च कितना हुआ आरबीआई का, 10 रुपये, तो कितना बचा इसको, 990 रुपये का फ़ायदा हुआ। क्यों, क्योंकि छापा 1,000 रुपये का नोट, उस पर 10 रुपये खर्च आया और 1,000 रुपये का नोट मार्केट में दे दिया, उसके बदले में उसको 1,000 मिल रहे हैं। तो 990 रुपये का ये फ़ायदा हुआ है, यही है इसका सीनियोरेज। तो एक पैसा तो सोर्स ये है आरबीआई का। दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स है लेंडिंग। आरबीआई के द्वारा जो ऋण दिया जाता है तो उस पर मिलता है ऋण पर ब्याज। तो जो ब्याज मिलता है, ब्याजू पैसा आता है आरबीआई को, कौन सा पैसा, ब्याजू, ब्याज से जो पैसा मिलता है वो पैसा भी इसके राजस्व का स्रोत हो जाएगा। आपको यहाँ पता ये होना चाहिए ऋण किसको देता है, ये आम लोगों को ऋण नहीं देता है। पहली बात, 3 लोग हैं जिनको ये ऋण देता है, एक तो है सरकार और दूसरे हैं बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक हैं। सरकार में एक कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों को लोन यही देता है। इन दोनों को ज़रूरत पड़ती है अगर लोन की आरबीआई से, मतलब राज्य सरकार को, जैसे राज्य सरकार, जो यूपी की सरकार है, उड़ीसा की सरकार है, इनको ज़रूरत पड़ रही है तो लोन लेंगे आरबीआई से। केंद्र सरकार भी आरबीआई से लोन लेती है। तो जब ये लोन लेते हैं तो लोन पर इनको ब्याज देना पड़ता है, तो वो ब्याज हो जाता है इसके राजस्व का स्रोत। वैसे ही वाणिज्यिक बैंकों का, यहाँ नोट याद रखेंगे क्या, आरबीआई किसी कंपनी को लोन नहीं देता है कि कोई प्राइवेट कंपनी आए लोन ले ले आरबीआई से, ये नहीं होता है। दूसरा, आरबीआई किसी व्यक्ति को लोन नहीं देता है। आपको लोन चाहिए, किसी व्यक्ति को लोन चाहिए तो बैंक में जाएगा, यहाँ से मिलेगा। राधे श्याम घनश्याम को लोन वाणिज्यिक बैंक से मिलेगा, ठीक है। और वाणिज्यिक बैंक लोन किससे लेगा, आरबीआई से। तो इसीलिए आरबीआई को क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है वो। तो इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बाप का बाप जैसे, वैसे बैंकों का बैंक। और क्या बोलते हैं इसको, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट।
मतलब इसका ये होगा हिंदी में, अंतिम रूप से ऋण ऋण देने वाली संस्था है। अंत में चाहे राज्य सरकार को लेना हो या बैंक को लेना हो, लास्ट ऋण यही देगी। थर्ड क्या है इसका रेवेन्यू का सोर्स? थर्ड है, ये आरबीआई क्या करती है, बॉन्ड में पैसा लगाती है। किसमें? बॉन्ड में। आरबीआई द्वारा बॉन्ड खरीदे जाते हैं। किसके? विदेशी सरकारों के। विदेशों से, विदेश में जो सरकारें हैं, जो बैंक है, वहाँ से बॉन्ड खरीदती है। जब ये बॉन्ड खरीदती है तो इसको मिलता है ब्याज। तो ब्याज मिलेगा तो वही पैसा इसके पास आएगा। विदेशों में बॉन्ड अगर खरीदे हैं तो फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज भी होगा, और जब होता है करेंसी एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय, तो उससे भी इसको लाभ होता है। क्यों? क्योंकि करेंसी एक्सचेंज की जो रेट होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, तो इससे भी इसको लाभ होता है। तो ये हो गए इसके सोर्स। तो ये इसका पैसा आता है, इतनी जगहों से इसको पैसा मिलता है, और ये पैसा जब इसके पास इकट्ठा हो गया, कुल पैसा, कुल राजस्व इसके पास आ जाता है, तो इसके पास कुछ काम दिए गए हैं। जैसे आरबीआई के पास उसका कोई लोन जो देता है, आरबीआई किसी को लोन दिया, मान लीजिए वो बैड लोन हो गया, लोन ना पे करे, या ये हो कि संभावना है कि वो लोन वापस नहीं मिलेगा, तो डाउटफुल लोन हो गया कोई। और जब भी कोई लोन होता है डाउटफुल या बैड, तो इसके लिए कुछ पैसा बचा के रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। मान लीजिए बैड लोन इसका हो गया 1000 करोड़ का बैड लोन है, तो कुछ परसेंट पैसा ये उसके लिए रखेगी, अपनी सेविंग से बचा के रखना होगा। मान लीजिए कि 10% रखना है, तो 100 करोड़ रुपए इसके लिए बचाएगी आरबीआई। प्लस आरबीआई का खुद का खर्च होता है, प्लस आरबीआई को एक बफर मेंटेन करना पड़ता है, बफर रिजर्व। हमारा केंद्र यही है। ये तो उसके खर्चे हैं जो होने ही होने हैं, और जब बफर रिजर्व मेंटेन करता है उसको बोलते हैं CRB। CRB क्या होता है? कॉन्टिजेंट रिस्क बफर। ये वो बफर रिजर्व होता है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्राइसिस के समय काम आता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता में जब संकट आता है, वित्तीय स्थिरता में संकट के समय काम आता है। मतलब ये कि मुसीबत के समय काम आएगा। ये रेनी डे वाला पैसा है, तो संकट के समय काम आता है। मान लीजिए जब पैसा शॉर्टेज हो गया तो ये रिजर्व आरबीआई यूज़ करेगी। ठीक है, अब आगे स्टोरी ये है, एक कमेटी बनी थी, बिमल जालान कमेटी। विमल जालान, ये आप जानते होंगे, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं बिमल जालान। तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमेटी। या बिमल जालान समिति आप कह सकते हैं। तो आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल के फ्रेमवर्क को देखने के लिए बनी थी। ठीक, तो इसने सुझाव दिया था कि CRB जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं वो होना चाहिए 5.5% से 6% का सुझाव दिया था, जिसको सरकार ने मान लिया था, आरबीआई ने मान लिया था। 5.5 से 6.5% जो सरकार को आरबीआई के पास बैलेंस है उसका। तो इतना रिजर्व हो गया आरबीआई के पास, बाकी बचेगा इसके बाद जो पैसा वो सरकार को चला जाता था। मतलब सर आरबीआई ने प्रोविजनिंग कर लिया, अपना खर्च कर लिया, और बफर रिजर्व जो CRB है 5.5 से 6.5% ये निकाल लिया। इसके बाद जो पैसा बचेगा
वो ट्रांसफ़र होगा सरकार को अधिशेष के रूप में, सरप्लस के रूप में। ये डिविडेंड नहीं होता है, क्योंकि आरबीआई कोई कंपनी नहीं है जो डिविडेंड देती है सरकार को। तो यहाँ एक बात याद रखेंगे, क्योंकि आरबीआई एक कंपनी नहीं है इसलिए वो डिविडेंड नहीं देती है सरकार को, बल्कि वो अधिशेष देती है। ठीक है, कंपनियां डिविडेंड देती हैं। अभी जब बैठक हुई बोर्ड की, अच्छा ये तो रखा ही गया था, इसमें एक और था कि हर 5 साल पर रिव्यू करेंगे इसका, 5 साल पर समीक्षा भी करते रहना है। तो इसी क्रम में बैठक हुई और बैठक में सीआरबी की समीक्षा की गई। और क्या किया गया, सीआरबी की जब समीक्षा हुई तो इसमें कहा गया कि इसका जो रिजर्व है उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन घटाया भी गया, 1% घटा दिया गया और बढ़ा दिया गया। तो 4.5 से 7.5% कर दिया, रेंज बढ़ा दी गई। मतलब 6.5 से 1% जोड़ेंगे 7.5 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे 1 तो 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 से 7.5% कर दिया गया सीआरबी। अब देखिए, मान लीजिए अगले साल सरकार को पैसा ज़्यादा चाहिए होगा, तो कहेंगे ऐसा करो सीआरबी 4.5 रख लो, तो सरकार को ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। मान लीजिए सरकार को कम पैसा देना है, तो आरआरबी जो सीआरबी है 7.5 कर दीजिए, तो सरकार को पैसा कम मिलेगा। तो यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन मैटर करेगा कि सरकार को पैसा कितना मिलता है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है जो आरबीआई के द्वारा जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, बिमल जालान कमेटी, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हमने चर्चा कर दी। ठीक है, नेक्स्ट 26 तारीख में कुछ जो न्यूज़ थी वो भी हम कवर कर ले रहे हैं आज। तो क्या थी, एक न्यूज़ है इसमें शॉर्ट सेलिंग की न्यूज़ थी। ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हम लोग जब कोई चीज़ व्यापार करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको कुछ कोई चीज़ बेचनी है तो पहले आपको खरीदना पड़ता है। पहले खरीदते हैं, फिर हम उस सामान को बेचते हैं। ये सामान्य रूप से होता है। यहाँ क्या होता है कि पहले आप बेचेंगे, और इसके बाद खरीद के दे देंगे, खरीद कर दे देंगे, बेचेंगे। होता क्या है कि शेयर मार्केट में आप जो ब्रोकर होता है उससे शेयर ले लेते हैं, उससे शेयर लेते नहीं, उसी के शेयर बेच देते हैं एक प्राइस पर। मान लीजिए हमने 100 रुपये पर शेयर बेच दिया, पैसे नहीं दिए अभी, हमने बेचे हैं, और जब बेच दिया तो ये हमें उसको देने पड़ेंगे, शेयर ही देना है हमें। अब हमने देखा कि शाम तक या उसी दिन प्राइस हो गया 80 रुपये का, 80 रुपये में हमने एक शेयर खरीदा और उसको शेयर वाले को दे दिया, ब्रोकर को, तो 20 रुपये का हमारा बेनिफिट हो गया। ये होती है शॉर्ट सेलिंग। तो नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। मान लीजिए आपने 100 में बेच दिया, आपने प्राइस शेयर का बढ़ के 120 हो गया, अब आपको खरीद के देना पड़ेगा 120 में, तो यू हैव टू पे। अब 120 में खरीद के दोगे तो कितना नुकसान होगा, 20 रुपये का, तो ये आपका नुकसान हो गया। ये हो गया शॉर्ट सेलिंग। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में कुछ और शब्द यूज होते हैं, जैसे बियर, बुल एंड बियर, तजड़िया और मंदड़िया। बुल का मतलब होगा तजड़िया, बियर मंदड़िया। नाम से स्पष्ट है, जो व्यक्ति समझ रहा है कि मार्केट में तेजी आएगी, शेयर मार्केट में क्या होगा, वृद्धि, किसमें, शेयर के प्राइस में, वो है तजड़िया। और जो उम्मीद कर रहा है कि अब शेयर मार्केट नीचे जाएगा या कमी होगी शेयर के वैल्यू में,
वो है मंदिरिया। लाभ दोनों कमाते हैं, ठीक है। एक होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी इसमें यूज होता है, शेयर मार्केट से ही जुड़ा हुआ शब्द है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? जब किसी को कंपनी की गुप्त सूचनाओं की जानकारी होती है, सेंसिटिव सूचनाओं की जानकारी होती है, और वह व्यक्ति मार्केट में जाकर ट्रेडिंग करता है, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। यह क्या है? यह बैंड है भारत में। नेक्स्ट है एग्जाम 4 को लेकर के न्यूज़। एग्जाम 4 ये देखिए यूपीएससी में भी आया है, इसी यूपीएससी 25 में इससे सवाल पूछा गया है, मैचिंग को लेकर था इसमें, ठीक है। एग्जाम 4 ये एग्जाम स्पेस कंपनी है अमेरिका की, उसी का प्रोजेक्ट है। इसके तहत एग्जाम स्पेस कंपनी क्या कर रही है? कुछ लोगों को भेज रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इन कुछ लोगों में भारत के शुभांशु शुक्ला भी हैं। शुभांशु शुक्ला ये वहाँ जाएंगे, इनको कुछ अनुभव प्राप्त होगा, वो हमारा अनुभव इनका जो है वो हमारे गगनयान में काम आएगा, जो कि हमारा ये स्पेस मिशन है, इसलिए इनको भेजा जा रहा है। और इसकी फंडिंग में भी इसरो फंडिंग भी कर रहा है इसकी, ठीक है। तो एग्जाम 4 जो मिशन है, लोगों को, जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स हैं, कुछ लोगों से मतलब निजी प्राइवेट एस्ट्रोनॉट जो हैं, उनको ले जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इसको लॉन्च कहाँ से करेंगे? लॉन्चिंग स्टेशन अमेरिका के पास है, फ्लोरिडा में, वहीं से लॉन्च करता है। लॉन्चिंग स्टेशन है नासा के पास। नासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका नासा में लॉन्चिंग स्टेशन नासा का है फ्लोरिडा में, कैनेडी स्पेस सेंटर, KENNEDY कैनेडी स्पेस सेंटर, जो फ्लोरिडा में है। यहाँ से लॉन्च किया जाएगा और रॉकेट का इस्तेमाल करेगा, तो रॉकेट से भेजते हैं। रॉकेट का नाम होगा फाल्कन 9, FALCON, फाल्कन 9 रॉकेट से भेजेंगे। ये रॉकेट किसका है? ये स्पेस कंपनी का, स्पेस एक्स कंपनी है, उसका रॉकेट है, उसी से लॉन्च करेंगे इनका जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ जो मुख्य न्यूज़ थी वो हमने चर्चा कर ली।